प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा, कक्षा 9 विषय विज्ञान की कई दिनों से ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं। आज मैं आपको पृथक्कारी कीप के द्वारा पृथक्करण के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ वायु के घटक गैसों का पृथक्करण भी बताऊंगा। फिर आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बताया जाएगा। देखिए, पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक्करण। देखिए क्या होता है कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण से इसके घटकों को पृथक करने के लिए दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण से इनके घटकों को पृथक करने के लिए दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण से इनके जो घटक है ना, उनकी बात कर रहा हूं, इनके घटकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में आती है भाई? पृथक्कारी की विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथक्कारी की विधि का क्या करते हैं? पृथक्कारी की विधि का प्रयोग करते हैं। इसका सिद्धांत क्या है पता है? इसका सिद्धांत है कि दो अघुलनशील द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि पृथक्कारी की विधि के सिद्धांत पर कार्य करती है। पृथक्कारी की विधि का सिद्धांत यह है कि पृथक्कारी की विधि का सिद्धांत क्या है? पृथक्कारी की विधि का सिद्धांत यह है कि दो अघुलनशील द्रव अपने घनत्व के भाई, जैसे अपन ने मिट्टी का वो क्या नाम से तेल और जल मिला रहे हैं, तो दोनों कैसे रहेंगे भाई? पृथक पृथक रहेंगे। हम जानते हैं कि पृथक्कारी कीप में मिट्टी का तेल ऊपर तैरता रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा? भारी द्रव नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो दो अघुलनशील द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं।
किसके रूप में पृथक हो जाते हैं? दो परतों के रूप में पृथक हो जाते हैं। अब यहाँ परतों का भी हिसाब होता है। जिसका घनत्व अधिक होता है, जिस घटक का घनत्व अधिक होता है वह पात्र में नीचे आ जाता है, जिसका कम घनत्व होता है वो पात्र के ऊपरी परत के रूप में आ जाता है। जबकि जिसका घनत्व कम है वह ऊपर की ओर परत बना लेता है। हाँ भाई, परत बन गई, दोनों की अलग अलग परत हो गई। अब इनको हम पृथक्कारी कीप की सहायता से क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। यहां तक का आप लिख लें, इससे आगे लिखवाता हूं मैं जिससे आपको। अगर लिखा नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ भाई, देखिए अब इसे हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। हम भाई क्या लेंगे? एक पृथक्कारी कीप लेंगे और इस पृथक्कारी कीप में मिट्टी का तेल और जल दोनों को मिला करके इस पृथक्कारी कीप में भर देंगे। हम जानते हैं पृथक्कारी कीप में जब मिट्टी का तेल और जल दोनों को मिला करके भरा जाएगा तो मिट्टी के तेल का घनत्व कम है, इसलिए ऊपर की तरफ परत के रूप में आ जाएगा, और जल का घनत्व अधिक होने के कारण वो नीचे की तरफ आ जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? हम जो टंकी का स्टॉप कॉर्क है उसको खोल लेंगे और भारी द्रव जो जल है वो अलग पात्र में निकल जाएगा और केवल मिट्टी का तेल पृथक्कारी कीप में से रह जाता है। मैं आपको इसका चित्र बनाता हूं पहले। ये आपने लिख लिया होगा। देखो जैसे पृथक्कारी कीप का चित्र बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है इसकी एक टोंटी जरूर होनी चाहिए। क्या जरूर होनी चाहिए? ताकि इसको हम क्या कर सकें? बंद कर सकें।
ये हमने एक पात्र रख दिया है, ये एक हमारा पृथक्कारी कीप है। जिन दो द्रवों को हमें पृथक करना है उन द्रवों को मिला करके क्या कर लेते हैं अपन, इसमें भर लेते हैं। यहाँ हमने इसके क्या लगा दिया, टोंटी लगा दी, जिससे रेगुलेटर लगा करके, और क्या कर देंगे, इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है भाई, देखो जैसे हमको दो चीज़ें करनी है, इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा दिया बंद करने के लिए। यहाँ से ऊपर के देखो ये मिट्टी का तेल आ गया है, नामांकित कर देंगे चित्र को। ये कम घनत्व होने के कारण मिट्टी का तेल ऊपर जम गया है। इस तरह का एक पृथक्कारी कीप होता है। और ऊपर ही ऊपर तो आप क्या लिख दोगे भले ही, क्या लिख दोगे, पृथक्कारी कीप, मिट्टी का तेल और जल। देखो ये तो हो गया मिट्टी का तेल, जिसको हम केरोसिन कहते हैं। ये पात्र है जो पृथक्कारी कीप है। ये इसकी बंद करने वाली टंकी नॉब है। टंकी टेप है। ये एक बीकर है, बीकर में भारी जल भरा है, ऊपर मिट्टी का तेल भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले प्रयोग को लिखो कि सबसे पहले हम मिट्टी के तेल और जल का मिश्रण एक पृथक्कारी कीप में भरते हैं। और जल के मिश्रण को एक पृथक्कारी कीप में भरते हैं। कुछ देर पश्चात कम घनत्व वाला मिट्टी तेल जल की सतह पर तैरने लगता है तथा अधिक घनत्व वाला जल पृथक्कारी कीप के नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाता है।
अब पृथक्कारी कीप की टंकी टेप धीरे से खोलते हैं तो जल केवल बीकर में गिरने लगता है। जब मिट्टी तेल टंकी टेप तक पहुंचता है टेप बंद कर दी जाती है। जिससे पानी दोनों कैसे हो जाते हैं भाई, इससे दोनों अलग अलग। क्या निष्कर्ष निकला? तेल नीचे कॉर्क स्ट्रॉ तक पहुंचा, बंद कर दिया। इस प्रकार भारी द्रव तो पानी तो बीकर में आ गया और शेष तेल कहाँ रह गया? पृथक्कारी कीप में ही रह गया। इस तरह जैसे ये यहाँ से गिरता 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 आ रहा है, ये नीचे होता जाएगा, यहाँ आया जैसे हमने बंद कर दिया। यहाँ केवल क्या रह गया? ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, मिट्टी तेल का रह जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक पृथक्कारी कीप की सहायता से अलग कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों को इस तरह से पृथक किया जाता है। अब देखिए, इसे मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट आपका आ गया वायु की घटक गैसों का पृथक्करण। लिख लिया भैया? एक मिनट और रुक जाता हूं। ठीक है, अब लिखिए आप वायु की घटक गैसों का पृथक्करण। वायु की घटक गैसों का पृथक्करण मैं आपको बता रहा हूं। देखो, वायु की घटक गैसों के पृथक्करण में क्या होता है? देखिए, वायु से गैसों को प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है और इसके घटकों को प्राप्त करने के लिए हम प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगर हम हमारे वायु के संगठन को देखें, आप सभी विद्यार्थियों को भी इस बात का पता होगा कि वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है,
0.03% के समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जो बचा हुआ शेष है उसमें हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आदि गैसें पाई जाती है, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। तो अगर मान लीजिए हमें वायु से गैसों को पृथक करना है, कैसे करेंगे? समांगी मिश्रण है ये, और इस समांगी मिश्रण से इसके घटकों को प्रभावी आसवन की विधि के द्वारा ही गर्म करके निकाल सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले दाब बढ़ा करता तो तापमान कम करके वायु को संपीड़ित कर दिया, ठंडा कर लिया, तो द्रवित वायु प्राप्त हो गई। प्रभावी आसवन, अब क्या करेंगे? वायु को हम धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे, पुनः क्या हो जाएगी? हल्की वायु। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि वायु एक समांगी मिश्रण है। लिखो, वायु एक समांगी मिश्रण है। समांगी है क्योंकि सारी की सारी वायु कैसी हैं? सारी वायु एक जैसी है, इसलिए वायु के मिश्रण को समांगी मिश्रण के नाम से, ठीक है। हाँ भाई देखिए, तो वायु से गैसों को प्राप्त करने का जो चल रहा है आपका, मैं बता रहा हूँ, ये समांगी मिश्रण है, और इसके घटकों को प्रभावी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभावी आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रभावी आसवन विधि में क्या होता है? अलग अलग तापमान होते हैं, और अलग अलग तापमान पर अलग अलग जिस गैस का जितना क्वथनांक होगा वो वहीं पर प्राप्त हो जाती हैं। पृथक किया जाता है क्या नाम से? प्रभावी आसवन विधि में अलग 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 तापमान पर वायु की अलग अलग गैसें घटक से अलग हो जाती हैं। अलग अलग गैसें इससे क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। सबसे पहले लिख लो कि वायु, जैसे यहाँ हमने वायु ले लिया और ये इसका इंडिकेटर दे दिया। अब वायु से क्या बन जाएगा पता है आपको? द्रवित वायु बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वायु से अब द्रवित वायु कब बनी? वायु से द्रवित वायु जब बनी, जब वायु को हमने संपीड़ित कर दिया, उसके ऊपर दाब बढ़ा करके और उसको संपीड़ित कर दिया, तो वायु के कण पास पास आ गए, और ठंडा करने पर किसमें बदल गए? वो द्रवित वायु में बदल गए। तो क्या लिख देंगे भाई? लिख देंगे कि दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके, यहां लिख दो इसी के सामने, दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके क्या कर सकते हैं? हम वायु को संपीड़ित कर सकते हैं तथा ठंडा कर सकते हैं।
जैसे ही हमने दाब बढ़ाया द्रव के रूप में आ जाएगा और संपीड़ित होने लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रभाजी आसवन में वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे। इसके पश्चात प्रभाजी आसवन को धीरे धीरे क्या किया हमने, प्रभाजी आसवन को हमने धीरे धीरे गर्म किया। विभिन्न ऊंचाइयों पर, तापमान की ऊंचाई पर गैसों का क्या हो गया, पृथक्करण होना प्रारंभ हो गया। विभिन्न तापमान की ऊंचाई पर विभिन्न गैसें विभिन्न तापमान पर विभिन्न गैसें क्या होने लगी भाई, पृथक होने लगी, जिससे विभिन्न तापमान की ऊंचाई पर विभिन्न गैसें पृथक होने लगी। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं यहां कि क्वथनांक ऑक्सीजन, ऑर्गन और नाइट्रोजन का कितना कितना है। ये मैं आपको एक सारणी बना के बता रहा हूं। देखिए, अगर आपने ये लिख लिया हो तो, और नहीं लिख पाए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके इस पार्ट को कंप्लीट किया जाए। देखिए, एक सारणी बनाएंगे हम, प्रभाजी आसन तो करने लगे, परंतु अब क्या बना देंगे हम, एक सारणी बना देंगे। हाँ भाई, सारणी में लिख लो पहले तो। ये लिख दिया, लाइन निकाल दी अपन ने जैसे। अब इसके कॉलम बना लो। एक तो बना लो क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड वायु का प्रतिशत आयतन में, ये आपके कॉलम बन के तैयार हुए। और इन कॉलमों के माध्यम से हम देखेंगे कि ऊपर लिख दो यहाँ खाने में। सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन, आर्गन और तीसरे प्रकार की और ले लेंगे उसका नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन ले लें। सबसे पहले नंबर एक को लिख देंगे क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड कि क्वथनांक कितना है। डिग्री सेंटीग्रेड में क्वथनांक लिख दो कि जो ऑक्सीजन का क्वथनांक है -183 होता है, ऑर्गन का -186 होता है और नाइट्रोजन का -196। माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है पहले। क्या जरूर लगाना है? माइनस का चिन्ह। 183, 186। और नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है जानते हो? नाइट्रोजन का होता है मात्र 196। ये तो आ गया इसका क्वथनांक। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। वायु प्रतिशत आयतन में
वायु प्रतिशत किसमें? आयतन में। देखो हम जानते हैं कि 20.9 तो ऑक्सीजन का होता है, 0.9 ऑर्गन का होता है और 78.1 नाइट्रोजन का होता है। तो 20.9 का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 20.9 को अपना ऑक्सीजन का 21 मानते हैं। उसी तरह से ऑर्गन का ले लो, ऑर्गन का अपन 0.9 मानते हैं और नाइट्रोजन का 78.1। यह वायु की प्रतिशतता हो गई है वायुमंडल में जो हमारे क्या है, विद्यमान है। नाइट्रोजन नाइट्रेट में किस तरह से बदलती है ये मैं आपको कल के उसमें बताऊंगा। यदि वायु में जो ऑक्सीजन पाई जा रही है उस ऑक्सीजन गैस को हम क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी जो गैसें हैं उनको पृथक करना होगा। तो इसके लिए नीचे लिख देंगे हम, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं यदि क्या करना पड़ेगा भाई, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करना चाहते तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। रोग के जो कण होते हैं उनको क्या करना पड़ेगा भाई, पृथक करना होगा। तो क्या करेंगे, दूसरी गैसों को वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। जब ही हम क्या कर सकते हैं, प्योर ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, अन्य गैसों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या होगा, द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाएंगे। वायु को द्रव के रूप में प्राप्त करने के लिए वायु पर दाब बढ़ाएंगे, जिससे वायु के कण पास पास आएंगे और उचित नजदीक आने पर आएंगे और उचित नजदीक आने पर वायु संपीड़ित होकर द्रव में बदल जाएगी। इस तरह से हमने उसका क्या कर दिया है, इस तरह से उसका हमने दाब हटा दिया है। अब दाब हटाने के पश्चात क्या हो गया, हमने उसे ठंडा कर लिया और ठंडा करने के पश्चात द्रव में बदल चुकी द्रवित गैस हो जाएगी। अब इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन
स्तंभ में धीरे धीरे गर्म करेंगे। ऊपर मैं इसको मिटाना चाहूंगा, 2 लाइन और है इस प्रश्न की मात्र। अब जो द्रव के रूप में ये गैस बन गई है, इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में भरकर उसका धीरे धीरे गर्म करते हैं। जिससे विभिन्न तापमानों पर, भिन्न भिन्न तापमानों पर क्या होगा, विभिन्न तापमान की ऊंचाइयों पर क्वथनांक के अनुसार गैसें पृथक हो जाएंगी। इससे विभिन्न तापमान की ऊंचाइयों पर विभिन्न गैसें पृथक हो जाएंगी। विभिन्न गैसों का पृथक्करण हो जाएगा, लिख देता हूं का। सारी गैसें अलग अलग हो गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कल मैं आपको इसके प्रश्न करवा दूंगा और भौतिक रासायनिक परिवर्तन करा दूंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।